सो हमने अपने स्केचअप में लास्ट प्रोजेक्ट के अंदर इतना तैयार कर लिया था मॉडल। ठीक है, हम इसको टॉप व्यू को हटाते हैं अगर, तो आप देखोगे तो इतना इस तरीके से तैयार कर लिया था हमने। यहाँ पे हमने एक विंडो दी थी बड़ी सी, ये हमारी बेड यूनिट वाला एरिया था। पीछे इसके आपका बैकरेस्ट था, हेडरेस्ट। ये पीछे बैक एड्रेस दिया था हमने। ये आप हमने एक स्पेस दे दिया था जिसमें अपना सामान स्टोरेज एलिमेंट होगा उसके अंदर डाल देंगे। यहाँ हमने अपना एक स्टडी यूनिट दिया था और इस बेड के आगे यहाँ पे हमारा एक निश दी हुई है जिसके ऊपर आपका टीवी यूनिट आ जाएगा। ये निश की जो डेप्थ ली है हमने इस वाले की, ये 1 फीट ली है, 300 इसके बाद 3 फीट यानी कि 900 का ये वाला गैप है। उसके बाद हमने यहाँ पे वार्डरोब देना है। ठीक है, 2 फीट डेप्थ है यानी कि 600 ये जो वार्डरोब है इसको हम स्लाइडर ही बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि सामने फुल बॉडी मिरर दे दें। ठीक है, वो आपका ड्रेसिंग के लिए वो वाला एरिया हो जाएगा। ड्रेसर आप चाहो तो साइड में स्लाइडिंग डोर को स्लाइड करके इस वॉल पे आप क्या कर सकते हो, चाहो तो ड्रेसर एडअप कर सकते हो, या ड्रेसर ना देके खाली से फुल बॉडी मिरर दे दें। ड्रेसर निकल जाएगा अगर लास्ट वाले उसमें शेड्यूल में से ऐसे करके बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो इन दोनों को मिला के निकल सकता है, दोनों के लास्ट वालों को मिला दिया जाए। हाँ, और अगर आप इसको ड्रेसर कर भी लोगे तो भी आपके ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं, यानी कि दो दो के स्लाइडर बन सकता है आपका आराम से। ठीक है, तो हम ड्रेसर बना लेंगे लास्ट वाले को, इधर वाले को इधर वाले को, दोनों को मिला के ड्रेसर बनाएंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा, ये हमारा सिटिंग एरिया हो गया। आपका डोर खुलेगा, बैठने के लिए स्पेस हो गया। ऊपर हमने लॉफ्ट दे दिया है। अब आप चाहो तो लॉफ्ट की वैल्यू को बढ़ा भी सकते हो, कम भी रख सकते हो, या आप चाहो तो शेल्फ दे सकते हो, वो आपकी बारे चॉइस है। ठीक है, अब हम साइजिंग की बात करेंगे तो हमने यहाँ से जो साइज छोड़ा है ये अप्रॉक्स 6 फीट का छोड़ा है हमने। ये आपका आप देख सकते हो 1800 है यानी कि 6 फीट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का भी हमारा 6 फीट से थोड़ा बहुत कम है हमारा। आप कह सकते हो 1700 है, लगभग 5.5 फीट के आसपास का एरिया है। ठीक है, ये टेबल जो दी है हमने, ये टोटल मैंने 2 फीट की दी थी, इसमें सॉरी 1.5 फीट की दी थी। इसमें हमने 14 का यहाँ से एक बोर्ड की पैनलिंग ली है, जो कि हमारा क्या होगा जब आप यहाँ पे स्टडी टेबल हम डालेंगे तो स्टडी में जैसे फैन होता है वो हमारे कई बार अगर आपने ये पीछे का बैक वॉल नहीं उठाया तो क्या हो सकता है वो आपके बेड एरिया में गिर सकता है। ठीक है, तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि आप इसका एक बैकरेस्ट उठा दिए, और आप चाहो तो इसको कम भी उठा सकते हो। मैंने इसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर दिया है। आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको पूरा उठाओ, आप इसको सिर्फ इतनी सी एक 4 इंचेस की यानी कि 100 की टक्कर उठा के फिनिश कर सकते थे। आप चाहो तो वैसा भी कर सकते हो, उसके भी ऑप्शन तैयार किए जा सकते हैं। ये भी हमने 4 फीट का लिया है, ये हमने 300 का लिया है, ये हमारी शेल्फ हो जाएगी। ठीक है, ये हम 300 का का ले रहे हैं क्योंकि अब मैं इसको अगर बढ़ाता तो यहाँ बीच में हमारा जो स्पेस था ये 950 से कम बच रहा था। अगर मैं इसको 450 लेता तो ये हमारा इतना बचता, 950 से कड़िया 150 से कड़िया था 800 बनता। 800 जो होता है सेटिंग स्मूथ नहीं मानी जाती, मिनिमम 900 हमारी सेटिंग आनी चाहिए अगर पीछे वॉल है या इस तरीके की शेल्फ वगैरह हम दे रहे हैं। अगर टेबल आपकी पड़ी हुई है, पीछे किसी और की टेबल पड़ी हुई है और दोनों की चेयर एक दूसरे के बैक में है, तो टेबल के एंड से दूसरे टेबल के एंड तक का डिस्टेंस मिनिमम हमारा 1200 होना चाहिए। हाँ, 4 फीट होना चाहिए, क्योंकि आपकी चेयर जब आप उठोगे तो आप पीछे करोगे, दूसरा उठेगा वो भी अपनी चेयर को पीछे करेगा। तो 2 फीट की हम चेयर की स्टैंडर्ड डेप्थ मानते हैं, तो 2 और 2 मिला के 4 हो जाती है। बट जब आप चेयर पे बैठ के काम करोगे तो आपको चेयर को क्या करना पड़ेगा, हम हमारे क्या होता है चेयर को मूव करके आगे ले जाते हैं, तो बीच में से आपका स्पेस आने जाने के लिए निकल आता है। ठीक है, यही सेम चीज आपकी सभी जगह पे अप्लाई होती है। अगर आपकी दोनों तरफ वाटरप्रूफ है तो भी आप मिनिमम डेप्थ कितनी लो, 1200 1200 से कम स्पेस बच रहा है तो 1000 से सेटिस्फाई किया जा सकता है। कोशिश करते हैं उससे कम ना हो, उससे कम है तो आप स्लाइडिंग वाटरप्रूफ के साथ ही जाओगे। जैसे हमारी पल्ले वाले डोर होते हैं, वाले वाटरप्रूफ में हमारी क्या होता है स्पेस यूटिलाइजेशन ज्यादा मिलता है कंपेयर टू स्लाइडिंग। अगर
2 फीट का स्लाइडर है और 2 ही फीट के आपने पल्ले वाले डोर दिए हैं, तो जो 2 फीट का पल्ले वाला डोर का वार्डरोब होगा उसमें आप ज्यादा सामान रख पाओगे। स्लाइडिंग में आपका क्योंकि फ्रेमिंग होगी, स्लाइडर ट्रैक पड़ेगा, तो 1.5 इंच आपका स्पेस इसमें से खराब हो जाएगा, 2 इंच से 2.5 इंच का स्पेस खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जैसे कोट सूट्स होते हैं या ड्रेसेस होती हैं, ठीक, वो हम वर्टिकल, हम स्ट्रेट नहीं अलाइन कर पाएंगे, हमें उनको हल्का सा टिल्ट करके रखना पड़ेगा। इसलिए इस ऐसे अगर हाइट टाइम्स का हम डिजाइन कर रहे हैं, स्पेस का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हम वार्डरोब की डेप्थ 2 फीट प्लस लेते हैं हमेशा, यानी कि 2 फीट 3 इंच के आसपास लेते हैं। 26 इंची, 27 इंची, 28 इंची ऐसे लेते हैं। अंडर 30 इंचेस रखते हैं, यानी कि आपका 750 mm से कम रखेंगे, 600 mm से ज्यादा रखते हैं अगर स्लाइडर दे रहे हैं तो। अगर स्लाइडर नहीं है तो आप 600 mm पे भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। लेकिन बात वही आ जाएगी कि आगे का गैप आपका कितना मिल रहा है। जैसे कि अभी हमारा जो गैप है इसमें यहाँ पे दोनों शेल्फ के बीच में 950 का गैप है, इससे ज्यादा 900 का गैप है, इससे ज्यादा गैप नहीं आ पा रहा। तो ऐसे में मैं शटर डोर वाली नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि अगर शटर डोर दूंगा तो मैं खड़ा कहाँ के धरूंगा, डोर खुलेगा तो 900 का गैप है ना, कम से कम 1.5 फीट का हमारा शटर होगा, कम से कम, है ना, यानी कि 450 mm चला गया। अब आप पीछे खड़े हो गए, कोई पतला आदमी है तो चल जाएगा काम, लेकिन थोड़ा सा भी हेल्दी हुआ तो उसको साइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ यहाँ पे कौन सा देंगे, स्पेस की लिमिटेशन थी हमारी, और उसको स्लाइडर ही देंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो बेड हमने दिया है इसको मैंने लगभग 18 इंचेस ऊपर उठाया है, यानी कि 450 mm ऊपर उठाया है। इसमें हम ड्रॉर, यहाँ पे ड्रॉर दे देंगे। ये गैप मैंने 1200 mm का लिया है, बट आप इसको चाहो तो 1000 पे भी रख सकते हो। ठीक है, वो आप देख लेना, अगर आपको यहाँ पे आपकी विड्थ कम मिल रही है, स्टडी टेबल आपकी प्रॉपर नहीं आ पा रही है, तो आप इस वैल्यू को बढ़ा दोगे। ये स्टडी टेबल आपकी मिनिमम 1200 आनी चाहिए। हमारी कितनी आ रही है आप देखो, यहाँ से यहाँ तक 1500 आ रही है। 1500 अपने आप में काफी सफिशिएंट स्पेस हो जाएगा हमारा। अच्छा, हमें ड्रॉर अगर देना है तो 1200 से कम पे नहीं जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे ड्रॉर दिए नहीं है। ड्रॉर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ बेड के जो पीछे वाला एरिया है इसको हम स्टोरेज कंपार्टमेंट में डालेंगे। हमने 300 mm का गैप लिया था यहाँ से, है ना, यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपार्टमेंट डालेंगे, हाइड अवे कंपार्टमेंट, उसमें जो आपके ट्रॉली वगैरह होते हैं, तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसके डोर खोल के उसके अंदर स्लाइड करके ट्रॉली को रख सकते हो। हाँ, क्योंकि यूज और किसी यूज तो आएगा नहीं। ठीक है, इन इस बेड के एलिमेंट के अंदर भी आप इसको भी स्टोरेज में कन्वर्ट कर सकते हो। आप आगे वाले एलिमेंट को ड्रॉर में कर सकते हो, फिर यहाँ पे आप इसको, या इधर से तो स्लाइड करके खुलेगा नहीं, आपको बेड कट को मैट्रेस हटा के फिर यहाँ से आपको हाइड्रोलिक के बेसिस पर अगर आप रखोगे तो आप यहाँ से इसको ऊपर उठा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको बेड के जो बॉटम लेवल है उसको हाइड्रोलिक से लगाना पड़ेगा आपको, नॉर्मल बेड की तरह हम उसको नहीं लगा पाएंगे। और आजकल जितने भी बेड्स बन रहे हैं आपके, सब में आपके हाइड्रोलिक्स लगे होते हैं, तो आप उनको 2 अलग अलग कंपार्टमेंट में तोड़ सकते हो। आगे वाला ये ड्रॉर में आ जाएगा आपका, और पीछे वाला जो होगा वो, हाँ, बड़े स्टोरेज में 2 एलिमेंट में आप तोड़ देंगे उसको। 1800 था हमारा, 900 का आप तोड़ लेगा, 3 फीट के आपके बॉक्सेस के शेप आ जाएंगे। अच्छा, अब इसके आगे का स्टार्ट करते हैं हम क्रिएट करना। मैंने यहाँ से अनहाइड ऑल कर लिया, उसकी शॉर्टकट बना ली थी हमने यू, तो अनहाइड के लिए मैंने यू प्रेस कर दिया, सारा अनहाइड हो गया। सीलिंग को मैंने हाइड किया, ये वाली वॉल को भी हाइड कर दिया हमने। अच्छा, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम स्टडी पे आ जाते हैं, स्टडी डिजाइन करने के लिए। तो स्टडी डिजाइन करने के लिए मैंने वापस से यू दबाया, इस वॉल को हाइड कर दिया, इन वार्डरोब को और इसको भी हाइड कर दिया, इसको तो रहने देते हैं, इनको हाइड कर दिया, ये वाली वॉल को भी हाइड कर दिया और इसको भी हाइड कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद सामने हमारी यहाँ पे स्टडी आनी है और इधर की तरफ भी हमारा एलिमेंट आ रहा है। सो ये हम पूरा काउंटर दे रहे हैं, अगर तो आप चाहो तो उसके साथ जा सकते हो, या आप चाहो तो इस स्पेस को शेल्फ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर शेल्फ में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको पुश पुल करके ऊपर तक ले जाते हैं। ठीक है, आप इसमें शेल्फ डिजाइन कर सकते हो। ठीक,
या हाँ, तो जैसे फाइल वगैरह स्टोर करनी होती है हमारी, उसके लिए तो काफ़ी है, बुक्स रखनी है, फाइल स्टोर करनी है, उनके लिए काफ़ी है, ठीक है। या फिर आप इसको एक डिज़ाइन और है कि आप यहाँ से इसको कॉपी कर लो, वाई एक्सिस में मैंने इसको ऊपर कॉपी किया, ये हाइट दी हमने 600 mm की, और यहाँ से मैंने इसको ऊपर पुश कर दिया, ठीक है। अब ये स्पेस आ गया, इस बीच में आप चाहो तो वॉलपेपर दे सकते हो या पैनलिंग कर सकते हो, ठीक है, आप उस तरीके से रख सकते हो। इसी को मैं आगे भी कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। जब गैपिंग आ गई तो आराम से आगे कंटिन्यू की जा सकती है। अगर गैप नहीं देते तो कंटिन्यूएशन में आपका ये वाली स्पेस क्या हो जाता, खराब हो जाता, वेस्ट हो जाता, तो उस वजह से नहीं कर सकते थे इसके। अच्छा, मैं एक काम और कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से एक चेक किया टेप टूल पे मार्किंग लेके रेड एक्सिस में, यहाँ तक का गैप 200 mm का दिखा रहा है ना। मैंने इसको 150 mm पीछे ले लिया, और मैंने इसको डोर तक का रखा, यहाँ से मैं पीछे ले गया, इसको मैंने 100 mm पीछे ले लिया, वाई दबा के बाकी सबको हाइट किया, इस सबको भी मैंने 100 mm पीछे ले लिया। ये 1.5 फीट का ब्लॉक हो गया हमारा, 450 mm का, 350 हो रहा है खाली, तो मैंने इसको 100 और पीछे कर लिया। तो ये आपका 450 का ब्लॉक हो गया, डेप्थ आपकी 300 हो गई। ये हमारा क्या होगा, जैसे आप रूम के अंदर एंटर करोगे, आपके जो नाइट क्लोथ्स हैं, गंदे कपड़े हैं, वो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। 1.5 फीट का है, 2 फीट का आप देना, 1.5 फीट का बहुत होगा वैसे तो स्टोरेज के लिए। और मैंने इसको यहाँ से गाइड को डिलीट कर दिया। अब इस पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कितनी लेंथ आ रही है टोटल। ये 2300 आ रही है, और अगर मैं यहाँ तक चेक करता हूँ तो ये आपकी 1900। मैंने इस एज को राइट क्लिक किया, डिवाइड पे गया, हम मल्टीप्लाई एरे कमांड इसमें दे सकते हैं, लेकिन एरे देने के बाद हम डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है कि कितने का सेगमेंट बन रहा है या कितने का नहीं बन रहा है, अलग से चेक करना पड़ता है। उस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपने एज को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके डिवाइड पे कर देना है। जैसे आप डिवाइड करोगे, आप माउस को मूव करोगे, मैं माउस को जितना करीब लेके आऊंगा, आप देखो नंबर ऑफ सेगमेंट उतना ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी दिखा रहा है कितने सेगमेंट है, 41 सेगमेंट है, और एक सेगमेंट की लेंथ 57 दिखा रहा था या 70 दिखा था। मैंने इसको आगे की तरफ मूव किया, अब दिखा रहा है कितने सेगमेंट है, 7 सेगमेंट है, और एक सेगमेंट की लेंथ 300 समथिंग थी, यानी कि 1 फीट। मैंने थोड़ा सा और आगे किया, अब दिखा रहा है टोटल 6 सेगमेंट है, और एक सेगमेंट की लेंथ 392 है। 5 सेगमेंट है, और एक सेगमेंट की लेंथ 470 है, ठीक है। तो मैं इसको 4 सेगमेंट में तोड़ूंगा। या आप एक काम और कर सकते हो, मैंने नीचे से इसको रेफरेंस लिया, मैंने अनडू किया, पहले मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये वाली एज को सिलेक्ट किया, कॉपी करा रेड एक्सिस में और इसके लेवल पर रखा ताकि सिमेट्री रहे। अब रखने के बाद ये जो लेंथ आ रही है, इसको राइट क्लिक करा, इसको डिवाइड किया मैंने, अभी दिखा रहा है 6 सेगमेंट आएंगे, एक सेगमेंट 317, छोटा है काफी। 5 सेगमेंट 380 का, 5 सेगमेंट के साथ आप जा सकते हो। अगर मैं 4 कर रहा हूँ तो 475 का हो रहा है, 475 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा होगा उतना ही स्पेस भी लेगा वो खुलने में। तो मैं 4 की जगह पर इनको कितने सेगमेंट में कर दे रहा हूँ, 5 सेगमेंट में, लास्ट वाले को छोड़ दो। अब आप इस एज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, और जहाँ पे ये एंड होगा ग्रीन कलर से पॉइंट दिखाएगा, मैंने 1 रखा, एक डिस्टेंस दे दिया मैंने, एक्स लिखा,
एक्स लिखने के बाद मैंने 2 लिख के एंटर करा, वो एक की जगह पे 2 लाइन आई, बट हमें आगे तक चाहिए तो मैंने एक्स लिखा, 4 लिख के एंटर कर दिया, तो आप देखो उतने ही लेवल पे डिस्टेंस पे रिपीट हो गया। ऑटोकैड में जैसे एरे करते थे, उसमें एरे करने के लिए आपको मूव या कॉपी को ही, मूव भी नहीं सॉरी, कॉपी को ही आपको रेप्लिकेट करना पड़ेगा। जो पहला डिस्टेंस देंगे, पहला डिस्टेंस देने के बाद आपको सिंपल एक्स लिखना है, जो अल्फाबेटिकली एक्स होता है, और कितने बार रिपीट करना है वो वैल्यू नंबर से आपको बता देगा। लेकिन लाइन पकड़ के मूव करने की बात करते हैं जी, पहले एक को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के आगे रखा, एंड पॉइंट आ गया, डिवाइड कर दिया था तो एंड पॉइंट आ जाएगा, क्लिक कर दिया हमने, अब एक्स लिखा हमने, 4 लिख के एंटर कर दिया, 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, सेम मैनर में मैंने ये वाली एज ली, अब ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, नीचे मैं डिवीजन का रूल बताता हूँ आपको। इसको बॉटम वाली एज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, रेड एक्सेस में एंड पे ड्रॉप कर दिया, डिवाइड का साइन दिया, डिवाइड बाई 2 लिख के एंटर किया, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, डिवाइड का साइन दिया, 3 लिख दिया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, अगेन डिवाइड का साइन दिया, 4 लिख दिया, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिविजन्स क्रिएट कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। ठीक है, ये भी हमने ड्रॉ दे दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ रहेंगे, इधर भी ड्रॉ दे देंगे। अब इन पे भी डिवीजन दे देते हैं। इससे हमने मार्किंग कर ली कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या डिवीजन देने हैं। अच्छा, डिवीजन देने के बाद अगर हम ये वाला वार्डरोब लेके जा रहे हैं पीछे तक, तो इधर की तरफ हम वार्डरोब नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? शेल्फ भी नहीं दे सकते। अगर आपने इधर कॉर्नर रखा होता तो हम दे सकते थे, या आप एक काम कर सकते हो, इसी को खींच के आगे तक ला सकते हो, लेकिन ये डेप्थ क्या हो रही है इस केस में, ज्यादा हो रही है। तो उस केस में ये डेप्थ आपको देख रहे हो 450 की है। जनरली हम लोग ये जो देते हैं वो 300 mm का देते हैं, और इधर आपका 300 mm का ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस लिया था, इस वजह से इसको आगे तक लेके जा रहे थे। तो एक काम किया जा सकता है, इसको 150 mm हमने अंदर पुश कर दिया। अब ये अनसिमेट्रिक हो जाएंगे इसके बिहाफ पे, तो आप वापस से क्या कर सकते हो, इनको हटा सकते हो। एक को सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी करके मैंने यहाँ रखा, डिवाइड बाई 5 दे दिया हमने, और 5 देने के बाद यहाँ से मैंने चेक किया 410 का आ रहा है एक सेगमेंट, 410 का भी ठीक है। इनको भी फिर हमें अलग करना पड़ेगा, और अगर मैं सेम लेवल का लेके चलता हूँ, बीच वाले सेगमेंट को हटा दिया हमने, तो ऊपर और नीचे के सेम सेगमेंट फॉलो अप हो जाएंगे हमारे।
पे आते हैं, इसको कॉपी करके हमने यहाँ रखा, ठीक है। कॉपी करके रखने के बाद डिवाइड बाई 3 कर दिया हमने। पहले मैं डिवाइड बाई 4 करता हूँ। 4 के डिवीजन पे एक सेगमेंट जो आ रहा है ये हमारा 350 का आ रहा है। 350 का तो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल सेगमेंट हो जाएगा, तो मैंने एज को सिलेक्ट किया, कॉपी करके इधर रखा, डिवाइड बाई 3 कर दिया। सॉरी, इसको पुश पुल हमने आगे तक कर दिया है, इसको पुश पुल करके मैंने रिड्यूस किया, वाई दबा के शो करा, यहाँ तक ले आया। अब इस एज को सिलेक्ट किया हमने, कॉपी करके मैंने इधर रखा, डिवाइड बाई 3 कर दिया। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा ये। ओके, अब ये हमारे कबर्ड्स हैं अगर, तो कबर्ड्स के बैक में हम लोग क्या करते हैं, लाइट का अरेंजमेंट लेके चलते हैं। अब अरेंजमेंट आपके दो तरीके से हो सकते हैं। जैसे किचन के जो कबर्ड आते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, आगे की स्ट्रिप पे लाइट दे देते हैं, तो आगे भी लाइट लगती है और बैक वॉल पे भी लाइट लगती है, दोनों तरीके से लाइट लग सकती है आपकी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि किधर लाइट देनी है, क्योंकि वहीं पे हम लाइट अरेंज करेंगे। कुछ भी आ सकती है, और यहाँ पे भी ग्रुप देके आपकी एलईडी की स्ट्रिप दे सकते हैं, जैसे वार्डरोब में देते हैं ना पतली वाली स्ट्रिप एलईडी की, वो स्ट्रिप यहाँ पे भी दी जा सकती है। बताइए कौन सी है? पीछे हुए, तो पीछे देने के लिए हमने इसको डबल क्लिक करके ओपन किया, पूरी स्ट्रिप पे देनी है हमें, तो मैंने इसकी एज और ये वाली एज दोनों एजेस को सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट किया मैंने दोनों को अंदर की तरफ, 20 mm ऑफसेट कर लिया। 20 mm काफी ज्यादा होगा, हम चलो 20 mm कर दो, 20 mm ऑफसेट कर दिया मैंने, हो गया। अब मैंने क्या किया, वीरे पे गया, वीरे पे जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, क्रिएट एसेट दिख रहा है, इस पे क्लिक किया, मटेरियल पे जा रहे हैं और लाइट का मटेरियल हम देते हैं इमेजिव, इमेजिव मटेरियल हमने क्लिक करके आप देखोगे यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी ये हमारा आज का पहला ऑब्जेक्ट मटेरियल है जो हमने अभी बनाया। आप इसको राइट साइड वाले एरो को क्लिक करोगे तो ये एक्सपेंड करके इसकी प्रॉपर्टीज बताएगा, किसकी, जो मटेरियल यहाँ पे सेलेक्ट होगा। हमने इमेजिव मटेरियल दिया, तो इमेजिव मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, सबसे पहला कलर। हम कलर कौन सा देते हैं लाइट के लिए, बैकलैश लाइट होती है हमारी, वार्म वाइट देते हैं। तो वार्म वाइट के लिए मैंने इसको क्लिक किया और येलो कलर की तरफ आया, यहाँ से हल्का सा आगे ले गया। नेक्स्ट काम क्या किया, मैंने लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा अप कर दिया। जब आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो लाइट का कलर है वो आपका थोड़ा सा व्हाइट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि थोड़ी सी डार्क लाइट आए, तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो। काफी ज्यादा डार्क हो जा रही है, मैं इसको कम कर देता हूँ। क्या कट कर दिया हमने, इसको कट किया। अब ये एक्टिव तो है, अगर बाहर क्लिक कर देंगे तो डीएक्टिव हो जाएगा। हमेशा मटेरियल जब भी देना है तो कोशिश क्या करनी है, आपको ग्रुप को या कंपोनेंट को एक्टिव कर देना है। तो मैंने इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिया, सॉरी अभी बाहर आ गए, वापस से डबल क्लिक करके एक्टिव कर लिया। अब जो मटेरियल है, आपने जो मटेरियल क्रिएट किया, यहाँ पे जो क्लिक होगा वही मटेरियल टैब में सिलेक्टेड के तौर पे दिखाएगा। तो आपको अपना जो इमेजिव मटेरियल बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेना है ताकि वो यहाँ पे आपका शो न लगे। अब आप वीरे को कट कर दो, मटेरियल को जाके यहाँ से क्लिक करो, जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये देखें पेंट टूल या बकेट टूल के तौर पे आ जाएगा, जैसा पेंट में आपका आता है। आपको कुछ नहीं करना, जैसे पेंट में मटेरियल ड्रॉप करते थे
फेस के ऊपर जाना है और मटेरियल को ड्रॉप कर देना है। लेकिन ये काम तभी सक्सेसफुल रहेगा जब आपने ग्रुप को एक्टिव किया हो। अगर ग्रुप एक्टिव नहीं है, आप बाहर से मटेरियल दोगे तो क्या करेगा वो, पूरे एलिमेंट को सेम मटेरियल दे देगा, जबकि ऐसा हमें नहीं करना। अच्छा, अब मैंने इसको डबल क्लिक करके एक्टिव किया। एक्टिव करने के बाद ये जो हमारा आप देख रहे हो एज आ रही है, लाइट हल्की सी क्या होती है, अंदर लगती है। और अगर अंदर नहीं दे पा रहे हैं, पहले से पुराना बना हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, वुड की टक्कर बना देते हैं आगे, जिससे कि लाइट छुपा सके। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिप लाइट होती है, सामने से दिखती हुई लाइट के लिए हम स्ट्रिप लाइट नहीं देंगे, वहाँ प्रोफाइल लाइट देनी पड़ेगी हमें। तो मैंने इसको पुश करके ऊपर खींच दिया 10 mm। अच्छा, पहले मटेरियल देने के बाद पुश करने से क्या फायदा होता है, आप देखो दोनों सरफेस पे लाइट मटेरियल आ गया। अब ये लाइट, ऊपर वाली लाइट जलेगी तो इसका थ्रो नीचे की तरफ ज्यादा रहेगा, बट जब ये वाली लाइट जलेगी तो इसका थ्रो सामने की तरफ हमें देखने को मिलेगा। तो इससे ये फायदा रहेगा हमारा। मैंने जूम आउट किया इसको। अब आपको इसका इफेक्ट देखना है तो आप वीरे में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, रेंडरिंग इंजन मैंने RTX लगाया, रेंडर क्वालिटी आपने सेटअप करना है कैसी चाहिए, डिनॉइजर मैंने ऑन किया नॉइजिंग को हटाने के लिए, अपडेट इफेक्ट को मैंने रैपिड कर दिया। अगर आपके में ग्राफिक कार्ड है तो आप RTX ही रखोगे, ग्राफिक कार्ड नहीं है तो आप CPU पे ही मिला देंगे। देन अभी हमने कुछ और चीजें सेटअप नहीं करी। इतना करने के बाद आपने यहाँ पे वीरे के अंदर, ये वीरे एसेट एडिटर था, इसी से जाके हमने मटेरियल क्रिएट किया था। ठीक, इसके बाद यहाँ से आप आओगे तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा, जिसमें वो क्या करता है, रॉ इंटरेक्टिव रेंडर आपको देता है। ठीक है, तो आपने इसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे, जूम कर सकते हो आप देखो पीछे की तरफ हमें लाइट का प्रोविजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लाइट का थ्रो में यहाँ से पता चल रहा है कि मिल जाएगा। इतना करने के बाद अब हम पहले नीचे वाले इस पे आते हैं, बॉटम पे गए। बॉटम पे जाने के बाद मैंने इसको यहाँ से सेपरेट किया, इसको हाइड किया, डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया, और इसको नीचे से पुश पुल करके ऊपर पुश कर दिया। कितना, 75 mm हम ऊपर पुश कर देते हैं, स्कर्टिंग कर देता हूँ। एस्केप कर दिया हमने, आप देख सकते हैं आ गया ऊपर। मैंने वापस से इस पे गया, बॉटम वाले सरफेस पे गया और इसको सिलेक्ट करके हमने क्या कर लिया, Ctrl+C, कॉपी हो गया, पेस्ट नहीं किया, खाली कॉपी हुआ है। आप एस्केप करके बाहर आएंगे, बाहर आ गए। आप एडिट पे जाएंगे, पेस्ट इन प्लेस पे जाएंगे तो वही सरफेस आपका पेस्ट हो गया होगा। इसको आप राइट क्लिक करोगे और मेक ग्रुप बनाएंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको पुश पुल करके नीचे लेंगे 75 mm। क्योंकि मैंने ऊपर वाले सरफेस को कॉपी किया तो उनकी एजेस भी उसके साथ साथ कॉपी हो रही हैं। इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। एक तरीके से कवर बना सकते हैं। हाँ, ऑफसेट करके बना सकते थे, लेकिन मटेरियल अलग अलग देना होगा तो आसानी रहती है कि स्कर्टिंग को अलग ही तैयार किया जाए। बट आप उसके अंदर भी कर सकते हो काम, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें वो मटेरियल पूरे एक साथ लगेगा। हाँ, अब मैंने इसको मटेरियल को, स्कर्टिंग जो थी वो अंदर ही रहेगी, वार्डरोब बाहर रहेगी, तो मैंने इसको 20 mm अंदर पुश कर दिया इधर से भी। ये आ गया आपका। अब हमने इसको भी हटा दिया यहाँ से। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, हाँ नदीम बता रहा हूँ, मैं अभी क्लास में इसका बताता हूँ। बाहर हो रहा है पर गाड़ी नहीं, नहीं जगह ही नहीं।
समरसेबल की वजह से नहीं है। हाँ जी, इतना तैयार कर लिया हमने। अच्छा, यहाँ पे जब चढ़ेंगे तो इस पे हम एक काम करते हैं, अब कोई मैट्रेस वगैरह दे देते हैं कुछ, थोड़ा सा कम से कम लुक आ जाए थोड़ा बहुत। नहीं बनाएंगे, इम्पोर्ट करेंगे। हाँ, मॉडलिंग ही तो कर रही है, पूरा मॉडलिंग ही तो किया हमने। फर्नीचर, ये भी फर्नीचर में ही आता है वैसे तो, बट हमने फर्नीचर का ही मॉडल बनाया था, टेबल बनाई थी, चेयर हम बना लेंगे इसमें। सोफा का देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ? नहीं, कार्विंग का काम आपका उसी में होता है, मैक्स में ही होता है। जाली डिजाइन आप इसमें देखो तैयार कर सकते हो, बाकी कुछ और चीजें देनी है वो आप मटेरियल के रेस्पेक्ट में दे सकते हो, टेक्सचर के तौर पे। लेकिन आपका, जैसे कि सोफा होते हैं, सोफे में आपने देखा डायमंड कटिंग चलती है ना, उतनी ज्यादा प्रिसाइज काम फर्नीचर का इसमें नहीं होता। जो आपका एस्थेटिक्स या मटेरियल की हम बात करेंगे, कर्ल्स होते हैं, है ना, वो चीजें हम स्केचअप में नहीं दे पाते इस बारे में। अगर हमें देना होगा तो हम कुछ थोड़ा बहुत है, क्लोथ टूल है, उससे हम क्लोथ के टाइप का बेसिक एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सोफे में जैसे वो चीज नहीं आ पाती उसमें स्केचअप। हाँ, उसके भी कुछ प्लगइन्स हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन मुझे भी नहीं आते हैं और बहुत ही कम यूजर्स हैं जो उसको यूज करते हैं। उसको बनाने का काम मैक्स में ही होता है दरअसल। जितने भी मॉडलिंग का आपका काम है ना, फर्नीचर वगैरह का, वो मैक्स से बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उसके टूल्स काफी ज्यादा है और इसी चीज के लिए बनाए रखे हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ स्केचअप में वो चीजें बना नहीं सकते, और बनाएंगे भी तो पॉसिबल तो है, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा हमारा। इसीलिए इंटीरियर वाले जो होते हैं, उसमें क्या होता है, इंटीरियर में दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक होता है कि फर्नीचर सारी चीज आप सप्लाई करोगे, और जनरली इंटीरियर वाले क्या करते हैं, रेनोवेट करके देते हैं। तो उसमें फर्नीचर वगैरह जो भी होता है, वो क्लाइंट खुद उसके पास या तो पहले से होगा वो यूज करेगा, या वो क्या करेगा, खुद परचेज करेगा। हाँ, मटेरियल आप बता सकते हो, मटेरियल हम इसमें इजीली चेंज कर पाएंगे, लेकिन उसका कंसेप्ट कैसा रखना है, वो चीजें फर्नीचर डिजाइन के अंदर अगर आप देखो, वो प्रॉपर फर्नीचर डिजाइन का पार्ट है। इंटीरियर में भी आपकी फिर अलग अलग फील्ड वर्क है। तो फर्नीचर डिजाइन का जो पार्ट है, वो हम स्केचअप से इतना ज्यादा नहीं कर पाते। मॉड्यूलर फर्नीचर जो डिजाइन है, यानी कि जो आपके जैसे मॉड्यूलर फर्नीचर में क्या होता है, वार्डरोब आती है आपकी, चेयर्स भी आती हैं, टेबल भी आती है, लेकिन इनमें आपका फैब्रिक या बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल प्रोडक्ट नहीं चलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हम स्केचअप से इजीली बना सकते हैं, जैसे कि ये नीचे इसका बेड का जो एलिमेंट है, ये आपका वुड में तैयार होगा या मेटल फ्रेम में तैयार होगा, तो वो हम इसमें तैयार कर सकते हैं स्केचअप में। अच्छा, सो हमें यहाँ पे क्या रखना है, मैट्रेस रखनी है। वो मैट्रेस हम कहाँ से ढूंढेंगे, वो मैट्रेस के लिए हम जाएंगे 3D वेयर हाउस। 3D वेयर हाउस में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखना है, क्या चीज सर्च कर रहा था, मैट्रेस। और मैट्रेस पे चलते हैं, मैट्रेस पे आप देखोगे तो ये बेसिक मैट्रेस देखने को मिलेंगे, है ना। ये अच्छी थी, ये वाली, ये कलेक्शन पे आ जाओ। कलेक्शन, ये बेसिक मॉडल होते हैं। कलेक्शन में क्या होता है, जैसे आप हो गए, या हमारे जैसे और डिजाइनर हो गए, उन्होंने क्या क्या सारे मॉडल को जो अच्छे लग रहे हैं उन्होंने मिला के एक कलेक्शन बना लिया। वो कलेक्शन यहाँ पे शो होता रहता है। कलेक्शन को जब भी आप ओपन करोगे, आप हमेशा चेक कर लेना उसमें कितने नंबर ऑफ मॉडल्स हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है मॉडल में, मतलब किसी ने कलेक्शन बनाया, उसके बाद में मॉडल डिलीट कर दिए, या खाली रेफरेंस के लिए एक इमेज लगा दी, फोटो लगा दी। अब मैं इसको ओपन करूंगा, आप देखो कलेक्शन कुछ मॉडल दिख रहा है आपको, क्या लिख के आ रहा है, एम्प्टी है वो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो बेवकूफ बना दिया आपको उसने। आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 14 मॉडल है। 14 मॉडल यानी इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग टाइप के मैट्रेस होंगे, अलग अलग मैट्रेसेस होंगी। आप इससे एक को क्लिक करोगे, 14, जरूरी नहीं है सारी मैट्रेसेस हो, जैसे कि ये मैट्रेस एक आ गई, इसको डाउनलोड कर लिया हमने, ये बेडशीट कंफर्टर वाली आ गई,
अब ये बेड के पास डालने के लिए ठीक है, क्योंकि बेड से लटकेगी है। हमने जो दिया है उसमें हम इस टाइप की नहीं दे सकते, फिक्स आएगा, तो उसके लिए ये ठीक रहेगा। फिर भी ये वाला चल सकता है, ये वाला लेंगे तो इसमें बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा हमें, वो भी ये भी ले सकते हैं। तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो कहाँ मिल जाएगी? डाउनलोड्स में वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। आप डायरेक्ट भी स्केचअप में डाउनलोड कर सकते हो इनको, बट मैं नहीं करता हूँ, और मैं आप लोगों से कहूँगा आप लोग मत करो। इससे क्या होगा, आप आपकी लाइब्रेरी बन जाएगी, आपकी डाउनलोड्स में है, आप लोगों की इस तरीके की स्केचअप की फाइल आ जाएगी। इनको उठा के एक फोल्डर के अंदर डाल दो, उसका नाम दो स्केचअप लाइब्रेरी। आपको कल को कभी भी जाना है, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उसमें आपने बैट भी डाला होगा, बैट भी 4-5, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमेशा एक एलिमेंट कभी मत डाउनलोड करो, कम से कम 3 से 4 करो, ठीक है? क्योंकि कई बार हमारे साथ क्या होता है कि स्केचअप में तो अच्छा दिख रहा है, मतलब इमेज में अच्छा दिख रहा है, बट जैसे हमने स्केचअप में खोला, पता चला कोई फोटो रखी हुई दिखा दी, जो मॉडल है वो बहुत खराब सा है, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा उनको बार बार, इसलिए 2-3 डाउनलोड कर लो। अब हम स्केचअप में चलते हैं, फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए, और ये वाला कंपोनेंट था हमारा, हमने इसको ओपन कर लिया। अब जब इंपोर्ट करोगे आप फर्नीचर को या किसी भी चीज को, तो थोड़ा सा रीड होने में टाइम लेगा, जितना फाइल हैवी होगी उतना ही टाइम लेगा वो। और देखो आ गया। अच्छा, स्केचअप में ऑटोमेटिकली सरफेस पिक करता है, तो आप इसके बॉटम सरफेस पे जाके पहले क्लिक कर, टॉप वो सॉरी इसके टॉप सरफेस पे जाके क्लिक कर दो, ठीक है? अब इसको अरेंज करना है मुझे, तो मुझे ऊपर वाले व्यू को हाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना हाइड करे हम इसको रोटेट कर तो देंगे, लेकिन टॉप व्यू से ही तो मैं इसको सेटअप कर पाऊंगा प्रॉपरली। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्यू दबाया, और फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, यहाँ से मैंने इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब रोटेशन तो हो गया, लेकिन क्या हो रहा है ये, तो इसको मूव करके डाउन लाया मैं, इस पे रख दिया मैं। अच्छा, अब आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, साइज इसका ओवर साइज है, बेड के हिसाब से था तो बड़ा था थोड़ा सा, है ना? अब स्केल करना है, तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया हमने, स्केल करने के लिए शॉर्टकट दिया एस, एस लिखा। एस लिखने के बाद आपको स्केल के लिए इनके वर्टेक्स को सिलेक्ट करना होता है। तो स्केल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, वर्टेक्स को सिलेक्ट करना होगा। जैसा वर्टेक्स आप लोगे, उसके अपोजिट पे ही स्केल पॉइंट लेता है, बेस पॉइंट। जो स्केल करते थे ऑटोकैड में बेस पॉइंट लेता था, मैं ऑटोकैड का रेफरेंस दे देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से तीनों को ऑटोकैड आता है ना, तो उसमें स्केल, उसमें कमांड काफी अच्छे से समझे थे हमने, तो उसी का रेफरेंस लेके चलेंगे तो समझने में आसानी रहेगी। तो स्केल करने के बाद बेस पॉइंट देते थे, अब इसमें बेस पॉइंट नहीं देते हैं, इसमें डायरेक्ट वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। जो वर्टेक्स आप लोगे, आप देखो मैं इधर का राइट वाला टॉप वाला ले रहा हूँ, बॉटम लेफ्ट आप देखो डायगोनल वाला, वो हाईलाइट हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके स्केल करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, श्रिंक हो रहा है पूरा। अच्छा, ऐसे श्रिंक में क्या हो रहा है, डायगोनली श्रिंक हो रहा है, मतलब उसकी हाइट भी कम हो रही होगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू भी कम हो रही है, वाई एक्सिस भी कम हो रही है, चारों तरफ से कम हो रहा है। इसी को स्केल करते टाइम अगर आपने कंट्रोल दबा दिया तो कैसा स्केल हो रहा है, सेंट्रॉइड के अबाउट, जो एक क्यूबॉइड शेप है, इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड होगा, उसके अबाउट स्केल हो रहा है। कंट्रोल छोड़ के वापस से वैसा आ जाएगा। अच्छा, स्केल करते टाइम आप नीचे देखोगे मेजरमेंट में पॉइंट में वैल्यू दिखा रहा है, 0.5 कर दूंगा तो हाफ हो जाएगा जो शेप होगा, 1.5 कर दिया तो 1.5 गुना बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स कर दिया तो 2 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से स्केल फैक्टर पे आप साइज भी दे सकते हो। अच्छा, बट हमें इसको किधर से श्रिंक करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ श्रिंक करना है। ऐसे में जब आप स्केल करोगे तो आप अगर ये वाला कॉर्नर दे रहे हो तो इसका बॉटम कॉर्नर ले लेगा, तो बॉटम कॉर्नर ना लेके हमने कौन सा कॉर्नर लिया, ये मिडिल का सेंटर वाला लिया, और यहाँ से मैंने इसको श्रिंक किया, और मैं इसको थोड़ा सा और कम रखूंगा,
ताकि थोड़ी सी बेड के पास गैपिंग रहेगी। ठीक है, तो नीचे से आप साइज देख सकते हो 0.82 लिख के आ रहा है, मैंने इसको 0.8 कर दिया, रेडियस हो गया। अब सपोज बिलाल आप नहीं चाह रहे कि ये अलग क्वेश्चन आया आगे, तो आपने क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके ओपन करना है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, वो क्वेश्चन हट जाएगा आपका। हाँ, क्यू दबा के रोटेट कर दिया आपने। अब ये तो इस तरीके से आ रहा है, तो आप उसको वापस से रोटेट करना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, तो वो सारे फीचर आपके इसके ऊपर लग सकते हैं। आपको ये बेडशीट नहीं चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, So, वो सब हो सकता है। अभी आप देखोगे गैप काफी ज्यादा है, सेलेक्ट किया मैंने, मूव किया, मैंने इस पॉइंट से पिक किया, पीछे लेके आया, रेड एक्सेस को लॉक किया और यहाँ पे रखा। अभी भी इसमें हल्की सी गैपिंग रह रही है, तो मैंने इसको और मूव किया और मैंने वैल्यू यहाँ पे दे दी 20 mm। और मैंने क्या किया, यू लिखा, अनहाइड ऑल हो गया, इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से बेड आ गया हमारा। अब बेड के बाद थोड़ा सा स्पेस बच रहा है हमारा, काफी ज्यादा नहीं बच रहा, बहुत थोड़ा सा बच रहा है, तो इसकी हाइट भी ज्यादा आ रही है, विड्थ मतलब लेंथ भी ज्यादा है थोड़ी सी, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और लेंथ साइड से भी मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ, 0.9 कर दिया या 0.95 कर देता है। ठीक है, ताकि थोड़ी सी यहाँ से स्पेसिंग आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका साइज अच्छा खासा लिया था, 8 फीट लिया था, है ना। उसके बाद भी बेड, क्योंकि ये किंग साइज बेड के मैट्रेसेस होते हैं और बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, तो हमने साइज थोड़ा सा मैच करके हम अपने हिसाब से थोड़ा सा सेटअप करके चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप पीछे की तरफ क्या कर सकते हो, यहाँ पे पीछे से इसे फ्लैट थोड़ा और उठा के ऊपर उठा सकते बीच हैं। में नीचे दे सकते हैं और ऊपर को शटर दे सकते हैं। मैंने इसको ऊपर उठा दिया, कितना ऊपर उठाएंगे, इतना कि यहाँ तक तो उठ ही जाए, ऊपर आ जाए, है ना। तो मैंने इसको 250 और ऊपर उठा दिया। ठीक, ये आप इसके लेवल तक कर लो, है ना, मैच कर लो लेवल, ज्यादा बेटर रहेगा। आप प्लेन छोड़ सकते हो, या जैसे कि अगर आप इधर पैनलिंग नहीं कर रहे हो तो आप इधर की तरफ पैनलिंग कर सकते हो। प्लेन छोड़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, इधर की तरफ एक फोटो फ्रेम लटका सकते हो, कोई वॉल इफेक्ट डाल सकते हो, है ना, वो सारे काम कर सकते हो। या स्टोरेज के पर्पज से क्लाइंट कह रहा है नहीं जी उसको स्टोरेज चाहिए रूम के अंदर ज्यादा, तो आप थोड़ी सी निच छोड़ के ऊपर कवर्ड दे सकते हो, और इसी टाइप के, अगर क्लाइंट को स्टोरेज चाहिए, क्योंकि इस टाइप के रूम ज्यादा स्टोरेज के लिए ही बनवाए जाते हैं, वरना तो हमारा स्टैंडर्ड रूम था वैसे ही चलता है। क्योंकि अभी तो इसमें अगर रूम बनेगा तो इसमें रेफ्रिजरेटर का भी वो दिया जाएगा, पॉइंट, पॉइंट, और जो है ना सिंक और इंडक्शन, तो फिर हमारे कई जगह पर हो जाएगी, तो वहाँ पे हम स्टोरेज दे सकते हैं। करेक्ट, तो वो चीजें देनी होगी तो हम यहीं पे एडजस्ट करेंगे ना वाली चीजों को, तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। रेफ्रिजरेटर आपका डोर खुलने के बाद यहाँ दे सकते हो आप। ठीक है, स्मॉल रेफ्रिजरेटर होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, उसके ऊपर आपका इंडक्शन आ सकता है। अंडर काउंटर वो आपका 2 फीट का रेफ्रिजरेटर आता है, छोटा जो होटल्स वगैरह में चलता है, वो वाला रेफ्रिजरेटर। तो स्टूडियो अपार्टमेंट के तौर पे, स्टूडियो रूम के तौर पे आप दे सकते हो। खैर, हम अभी वाला रूम डिजाइन तो नहीं कर रहे, तो हम नॉर्मली रख रहे हैं। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, या तो पैनलिंग देंगे, या आप चाहो तो अगर क्लाइंट को ग्रीन भी ज्यादा पसंद है तो आप स्लैब डाल के आर्टिफिशियल प्लांट ऊपर प्लांटेशन भी रख सकते हो ऊपर की तरफ। ठीक है, वो भी चीज कर सकते हैं, तो उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। अच्छा, इनको मैं एक ही लेवल तक ही लेके चलता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ तक ऊपर उठा दिया और इसको भी ऊपर उठा दिया।
इतना करने का यू लिख का अनहाइड ऑल हो गया। ओके, इसको हाइड कर देते हैं और इस एलिमेंट को भी हाइड किया हमने, इनको भी हाइड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब क्या देना है हमें? सेटिंग है, चेयर देनी होगी हमें या नहीं? सो फाइल पे गए, इंपोर्ट पे गए। अब देखो मैंने पहले से कुछ चेयर्स मेरे में डाउनलोड की पड़ी हुई है, ठीक है। आप चाहो तो कोई दूसरी चेयर ले सकते हो। चेयर लेना है, फिर से आपको वही करना है, वेयर हाउस में जाना होगा। यहाँ से वेयर हाउस में गए, यहाँ पे आपने लिख देना है आगे चेयर्स जो आपको सही लगता है आपके हिसाब से। रिवॉल्विंग चेयर, ये वाली, ये जनरली हम गेम या जो मॉनिटर वगैरह जहाँ होता है वहाँ तो देते हैं, स्टडी रूम में, है ना। लेकिन ये जो है हमारा डिज़ाइन, इसमें रिवॉल्विंग चेयर दे देना चाहता हूँ, अच्छी नहीं लगेगी वैसे तो। मैं नॉर्मल चेयर ये वाली ले लेता हूँ। ये बड़ी, ये बल्कि चेयर है ये वाली, ये सब बल्कि, ये वाली दे सकते हो आप, ये अच्छी रहेगी। और ये वाली भी दे सकते हो आप, ये भी सही रहेगी। ये वाली भी दे सकते हैं लेदराइट फॉर्म में ये, ठीक है। इनमें से कोई भी चेयर ले लो, सारी चेयर तो अच्छी हैं ये। मैंने ये वाली को सेलेक्ट किया, ओपन किया, उठा के रख दिया। अब ये इधर की तरफ फेसिंग में भी आ रही है, हमें तो अपोजिट चाहिए। तो क्या करेंगे, फ्लिप पे जाएंगे, रोटेट पे करें, फ्लिप कर देते हैं, डायरेक्ट फ्लिप हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये चेयर जब आप देख रहे हो, मैं इसको देख रहा हूँ, देख के नहीं लग रहा है थोड़ी सी ज्यादा ऊपर खींची हुई है और विड्थ भी थोड़ी सी कम लग रही है, लेग्स भी बड़े लग रहे हैं, करेक्ट। तो जब भी आप इन टाइप के एलिमेंट्स लेते हो तो इसका एक बार साइजिंग जरूर चेक कर लेना। तो साइजिंग चेक करने के लिए मैंने यहाँ से 450 mm की हाइट दी, चेयर की हाइट 450 mm होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने विड्थ दी, विड्थ लगभग 600 mm के अंदर अंदर होनी चाहिए। 450 तो कम से कम होनी ही चाहिए। अब देखो ये चेयर इसके लेवल पे भी नहीं आ रही है और उसके बावजूद 450 से के लेवल पे ही फिनिश हो गई है। तो मैंने इसको सेलेक्ट करना है, स्केल पे गया, मिडिल से पिक किया और यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। इसको नहीं बढ़ाया और वापस से स्केल किया और इसको एक काम किया, टेप टूल लिया, यहाँ से वापस से मैंने 450 mm की हाइट दी और ऊपर चली गई हाइट 450 mm। यहाँ से डाउन ले लिया मैंने 150 mm, डाउन मारा मैंने और इसको सेलेक्ट किया, स्केल पे गए, मिडल से उठा के इसके अबाउट स्केल कर दिया। अब अगर आप चाहते हो नहीं जी, हम चाह रहे हैं, मैंने अंडू कर दिया, कि जो लेग्स हैं ये थोड़े से अगर इनकी हाइट कम हो जाए, बाकी की चेयर ठीक है, वो एज इट इज नीचे आ जाए। तो अब ऐसा करने के लिए ये एडिटिंग आप आराम से कर सकते हो। आपको ग्रुप एक्टिव करना है या कंपोनेंट एक्टिव करना है। अब मैंने इसको क्लिक किया, देखो चेयर ऊपर वाली अलग है, लेग अलग है। आपने चेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मूव कर दिया डाउन। जब मैं चेयर को डाउन मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हो उसकी नहीं, स्ट्रिप्स वगैरह भी रह गई हैं। आप कितना डाउन कर रहे हो वो वैल्यू आपको याद रखना, लेकिन जैसे मैंने इसको डाउन कर दिया 50 mm कर दिया। अब ये जो एलिमेंट है इसको भी हम कितना डाउन कर देते हैं 50 mm। ये कुछ कर्ल्स वगैरह इसके बने हुए हैं थ्रेड्स के लिए, इसको भी हमने डाउन कर दिया कितना 50 mm। अब 50 mm डाउन किया, वैसे जिस जिस पोजीशन में हमारी साइड में या पीछे से चेयर देखेंगे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन टॉप से देखेंगे तो ये लेग की ये एलिमेंट
दिखेंगे। तो आप लेग वाले एलिमेंट को सेलेक्ट करो, स्केल पे जाओ, इसको स्केल करना पड़ेगा, ये मूव करके काम नहीं चलेगा। आप स्केल करके, हाँ वो स्ट्रेची तो हो रहा है, ये स्ट्रेची तो कहलाता है। अब इसको इतना कर दो कि ये इसके अंदर सबमर्ज हो जाए, ना तो नीचे लटके हुए दिखे ना ऊपर उठे हुए दिखे। अब यहाँ से आप जूम आउट कर लो, चेयर की हाइट बिना स्केल किए हुए कम होगा। अब आप गाइड्स को यहाँ से डिलीट कर दो, क्योंकि चेयर के जो आर्मरेस्ट होते हैं ना, ये ड्रॉर के नीचे जाने चाहिए, तभी आप वो चेयर आपकी टेबल के अंदर जाएगी, वरना अंदर नहीं जा पाएगी। गाइड्स डिलीट करने के लिए एडिट पे गए, डिलीट गाइड्स पे क्लिक कर दिया हमने, डिलीट हो गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है? अब टेबल टॉप आप और रख सकते हो। टेबल टॉप में क्या रख सकते हो आप, जैसे स्टडी टेबल हम डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है ना, मोबाइल आ सकता है, टैब आ सकता है ना, टेबल लैम्प आ सकता है, ठीक है। और फ्लावर पॉट भी दे सकता है, फ्लावर पॉट तो दे सकते हैं, बुक्स आ सकती हैं, पेन का बॉक्स आ सकता है ना, अलार्म क्लॉक आ सकती है। तो ये चीजें आपको बहुत आराम से वेयर हाउस में देखने को मिल जाएगी बनी बनाई। आपको बस यहाँ पे लिखना है स्टडी टेबल, जो चीजें हमने डिस्कस की थी देखो लगभग सारी चीजें किसी ना किसी में मिल जाएगी। इस पे आपके स्टडी टेबल के एलिमेंट मिल गए। अब वहाँ इमेज में कुछ और दिखा रहा था, जब ओपन किया तो देखो अलग एलिमेंट है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं हो, जैसे ये। अच्छा, आप इस पे अपने बनाए हुए मॉडल भी अपलोड कर सकते हो। नहीं, पैसे मिल रहे होते तो हमें भी तो पैसे देने पड़ते ना डाउनलोड करने में। अगर पैसे कमाने हैं, अगर पैसे कमाने हैं तो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे catblog.com है, आप जब आपने किया होगा उस टाइम पे ज्यादातर मॉडल फ्री होते थे उसमें .com पे, किसी किसी पे $1 $3 होते थे। आज आप catblog.com खोल के देखना, उसमें मॉडल जो ऊपर आते हैं ना $29 तक जाते हैं, $60 $90। कौन खरीदते? नॉर्मल हम लोग नहीं खरीदते। मैं बताऊँ कौन खरीदता है? जो आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज में बीआर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको एलिवेशन देना होता है। मैं उनके भी प्रोजेक्ट वगैरह कर चुका हूँ, वही एलिवेशन में उस टाइप का लुक चाहते हैं। उनको तो मैम यही बताते हैं कि हम 2D में कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई डिजाइनर 2D में नहीं बनाता है। वो भी जो मॉडल्स हैं, उनकी भी जो ड्राइंग्स हैं, वो भी 2D में किसी ने नहीं बनाई। बना सकता है इंसान, लेकिन बनाने में बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स आपको पहली चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे किचन एलिवेशन शायद मैंने बनवाया था, तो मैंने सारी डिटेल उसमें बनाई होती थी, यहाँ तक कि आपके जो फ्रूट बास्केट थी वो भी डिजाइन करी थी, ठीक है। लेकिन इतनी डिटेल कोई नहीं करता, किसी को इतना टाइम नहीं होता, और उसको कोई यूज भी नहीं होता। उनको तो ऐसा प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना होता है, तो वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे टेबल टेबल का व्यू चाहिए किसी को, फ्रंट एलिवेशन या टॉप एलिवेशन, आप यहाँ से 3D मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। स्केचअप से उसको क्या कर सकते हो, 2D ड्राइंग में कन्वर्ट कर सकते हो। आपका व्यू तैयार हो गया, एक व्यू से आपने 4-5 एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 4 व्यू डाल दिए। हाँ, फ्रॉड नहीं है, मेहनत है। और फ्रॉड फ्रॉड क्यों होगा? बस आपने अपना दिमाग का यूज किया, सॉफ्टवेयर का यूज किया। अब आपने catblog.com पे गए, आपने देखा वही चीज किसी और की बनी हुई है, उससे ज्यादा आपने डिटेलिंग आपको AutoCAD में करनी पड़ेगी, मैच वगैरह करना पड़ेगा। मैंने आपको ड्राइंग्स कन्वर्ट करना भी बताया था, उसमें कई बार सारी ड्राइंग्स फुल नहीं आएंगी, कोई ना कोई ऐसी गायब हो जाएगी, है ना। तो आपको वो चीजें फिलअप करनी पड़ेगी, फिर आप उसकी आप $10 स्टार्टिंग में $5 तक दिया, कोई ना कोई डाउनलोड करता है, ऐसा नहीं है। हम $1 कर देंगे, 10 लोग डाउनलोड कर देंगे। सो मैंने वो डाउनलोड कर ली थी। एक ई वाले पे भी एलिमेंट्स काफी ढेर सारे हैं, जैसे पेन टॉप हो गया, टेबल टॉप हो गया, है ना,
ये इसका स्टैंड हो गया। 2-3 डाउनलोड कर लो, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे, सब प्रोजेक्ट में एक तो डालेंगे नहीं। कहीं पे एक डाल दिया, कोई चीज अच्छी नहीं लगी उसको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, बाथरूम का प्रोजेक्ट मिला है। एक बाथरूम में जाने का नहीं, अच्छा। मैंने एक तो बाथरूम का रेंडर देखा है। हाँ ऐसी क्वालिटी देखा है, इसको रेंडर का मंगवाना है। ठीक है, मंगा लो। बाथरूम अच्छा। किचन भी कर लेंगे। सो हमने, हाँ बाथरूम और किचन ही करेंगे। सो हमने ये कर लिया डाउनलोड। अब आप सिंपल से फाइल पे जाइए, इंपोर्ट पे जाइए, एलिमेंट को सिलेक्ट करो। अब इसको हो सकता है टाइम लगे, तो ये काम करना होगा। 2D पे डिटेल करवा दूंगा ना, 2D पे करो, हाथ सही रहता है सेट, क्योंकि आर्किटेक्चर 2D ही मांगते हैं। अब देखो पूरा सेटअप हुआ मिल गया मिस्टर डिटेल। अब जो चीज आपको नहीं अच्छी लगी आप उसको डिलीट कर दो, है ना। ये आप चाहते हो नहीं कि यहाँ तो कंप्यूटर आ जाए, ये चीज मैं इधर की तरफ सेटअप करके रख दूँ, तो उसको रोटेट कर दो आप। अब प्रॉपर ऑर्गेनाइज हुआ मिल रहा है। ये आपका वो आ गया, ये हाँ अच्छा, इसका देखो पीछे का पॉइंट, मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। इस चीज में परखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पीछे पॉइंट नहीं दिख रहा। ऐसे में आप एक काम कर सकते हो, के प्रेस कर सकते हो, तो इनर एलिमेंट, लेकिन के एलिमेंट दबा के पीछे एलिमेंट भी दिखाने लगता है। तो वो सिलेक्शन आप लोग प्रॉपर तरीके से करना। अब मैंने इसको इधर रखा और इसको मूव कर दिया मैंने इधर की तरफ 150 होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे तो ये आपका उसी टेबल पर होगी, नहीं इसी ऑर्गेनाइज होती है। सर पर पता है जो सर हाँ। रेंडर्स में जो है ना, इतनी ऑर्गेनाइज नहीं दिखाते, तो वो फेक लगता है। देख लो। थोड़ा अनऑर्गेनाइज दिखाना पड़ता तो ज्यादा रेट जैसे ये थोड़ा सा इधर उल्टा होके पड़ा हुआ है। ऑर्गेनाइज टेबल 99% ये नहीं होती, कुछ लोगों की ऑर्गेनाइज होती है, कुछ उनको डिजीज होती है। होता है, जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं 70% ऑर्गेनाइज होते हैं सारे के सारे। कोई ना कोई कहते हैं ना सनक है, वो सनक ही होती है वो, चीजों को बिल्कुल प्रॉपर रखना अपनी जगह पे। खैर, रेंडर में हमें इतना एक्यूरेट नहीं, एग्जैक्ट नहीं दिखाते एग्जैक्ट, लेकिन इंसान काम एग्जैक्ट दिखाने के लिए करता है। उसमें थोड़ा बहुत आपको ये चीजें रोटेट करके रख देते हैं। फोन कभी भी स्ट्रेट नहीं रखेंगे, हमेशा रोटेट कर, उल्टा नहीं, रोटेट करके रखें। ऐसी लैपटॉप है, लैपटॉप भी स्ट्रेट नहीं रखेगा, हल्का सा टिल्ट कर दिया या माउस टिल्ट कर दिया, लेकिन पीसी रखा जाएगा तो स्ट्रेट रखा जाएगा, पीसी रोटेट करके उसकी पोजीशन फिक्स रहती है। लैपटॉप तो मूवेबल है, तो इसलिए अलग है। इसको थोड़ा ऐसे घुमा सकते हैं, चेयर को ऐसे घुमा सकते हैं कि बनता है ना। आप इसकी ये वाली चेयर घुमा सकते हो। हाँ। ये वाली चेयर घुमा सकते हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग, ज्यादा ही नींद आ रही है। क्लास लेट हो रही है थोड़ी इसलिए।